आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिसिंग और विजन 2047 विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए किस प्रकार की पुलिस हमें चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले 2 दिनों के अंदर जो रोड मैप यहां तैयार किया गया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए जिन 11 सत्रों पर हम लोगों ने यहां पर विचार किया है, उसको नजदीक से देखा है, वह हमारी भावी कार्य योजना को भी और भावी रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होने वाला है। और इसलिए मैं उन सभी प्रस्तुतियों के लिए जो अलग अलग प्रेजेंटेशन के माध्यम से अलग अलग वक्ताओं ने यहां पर 11 सत्रों के माध्यम से, जिसमें लगभग 55 के आसपास वक्ताओं ने अपने विचार यहां पे रखे हैं, उन सभी को भी अपने महत्वपूर्ण विचारों से अवगत कराने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज का यह अलंकरण समारोह भी उत्तर प्रदेश पुलिस और उससे जुड़े हुए विभिन्न विंग्स के हमारे उन अधिकारियों के सम्मान का भी समारोह है जिन्हें हमें अलग अलग वर्षों में मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया है। मैं उन सभी पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्हें 2023-24, 24-25 और 25-26 के यह मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से अभी यहां पे सम्मानित किया गया है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 दिनों से देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस मंथन के इस विशेष कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि इसकी प्रेरणा का स्रोत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डीजीज और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस। अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित था यह पुलिस मंथन का कार्यक्रम। सबसे अच्छा रहा कि इस पूरे 2 दिवसीय सत्र के दौरान हर एक वक्ता ने और हर एक प्रेजेंटेशन में टाइम और स्पेस दोनों का ध्यान रखा। यानी जिसे आप कह सकते हैं कि यूपी पुलिस अपने समय के प्रति समयबद्ध है, यह उसका एक उदाहरण यहां पर देखने को मिला है, जिसमें प्रस्तुतिकरण के जो आधार थे, बीट पुलिसिंग, यानी हमारा आधार क्या है, वहां से प्रारंभ हुआ और उसका एक सफलतम उदाहरण हमारे सामने 2020 में प्रारंभ हुआ मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जिसके रिजल्ट भी वहीं पे प्रस्तुत किए गए थे कि हमने 5th एडिशन में क्या सफलताएं प्राप्त की। इसके उपरांत महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो अपराध हैं, मानव तस्करी से जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं हम सबके सामने, इससे संबंधित एक यहां पे सत्र हुआ था। तीसरा जो सत्र हुआ था वो थाना प्रबंधन और उन्नयन से संबंधित था। आगे की कार्य योजना को भी आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम हुआ।
पुलिस कार्मिकों के लिए पिछले कुछ समय से हम लोगों ने क्या किया और आगे क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि एक समय रहा होगा जब कम मानव संसाधन से इतने बड़े राज्य की व्यवस्था का संचालन हो सकता रहा होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 4 लाख की सिविल पुलिस, उनके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुविधाएं चाहिए और उसके लिए यहां पे मानव संसाधन के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए और कैसे हम इसके अनुरूप अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं, इस पर भी विचार हुआ। लेकिन साथ साथ पुलिस बिहेवियर को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के भी यहां पर महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया। प्रोसिक्यूशन और कारागार के बारे में भी यहां पे एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित हुआ। CCTNS-2, न्याय संहिता और फॉरेंसिक पर आधारित भी एक महत्वपूर्ण सत्र हम सबके सामने यहां पर था, जिस पर इसके जो अधिकृत वक्ता थे, उस फील्ड के एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण विचारों से इस पूरे कार्यक्रम को और रोचक बनाने में अपना योगदान दिया। आज द्वितीय दिवस में 4 महत्वपूर्ण सत्र हुए हैं, जिनमें प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड्स, क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित यह महत्वपूर्ण सत्र यहां पे संपन्न हुआ और इसके प्रांत इंटेलिजेंस और उसकी चुनौतियां, जैसे सोशल मीडिया, NGOs की भूमिका, नेपाल की सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य की हमारी जो सीमा है उसकी खुली सीमा, आतंकवाद निरोधन, मादक द्रव्य, गौ तस्करी और संगठित अपराध पर केंद्रित ये 4 महत्वपूर्ण सत्र आज यहां पे संपन्न हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो 11 सत्र हैं, यह विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन को 2047 में भारत विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर हो, स्वाभाविक रूप से ये केवल भारत सरकार का ही इसके लिए रोड मैप नहीं होना है, राज्य सरकारों की भी अपनी भूमिका है। और जो मैंने कल अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी इस बात को कहा था कि हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है, लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। देश के अंदर एक्सप्रेसवे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर, और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी एक्सप्रेसवे तैयार किए गए हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी का नेटवर्क भी यूपी के पास है, और अभी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट
का शुभारंभ करने जा रहा है। इसी अगले महीने ही यह शुभारंभ हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे ये यूपी के अंदर आज संचालित हो रहा है। ये प्रयास करने से आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी नींव है आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है। इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। और उसके लिए जब उस प्रकार का वातावरण बनाया गया तब वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया। और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है। और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है आज, जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। और वह आज हम सब के लिए, मेरा मानना है, एक महत्वपूर्ण, हमारे लिए यह एक दस्तावेज बनने जा रहा है। याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग का एक विजन देश को दिया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग के सूत्र भी उन्होंने उस समय बताए थे। और मुझे लगता है हर पुलिस अधिकारी, हर पुलिस कार्मिक को उसको अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है? स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड। यह सूत्र हमें कानून प्रवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन भी यह हम सब का करता है। यानी भविष्य की चुनौतियों के प्रति हम सबको सदैव तैयार रखता है। इस दृष्टि से हमें इन सभी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। थाना प्रबंधन से जुड़ा हुआ सत्र, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, वास्तव में हमारी नींव है। हमारा व्यवहार कॉमन मैन के प्रति क्या है, ये केवल हमारी संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित नहीं करता, हमारे लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी वह एक माध्यम बनता है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितनी भी सूचनाएं आती हैं, ज्यादातर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से मुझे जमीनी हकीकतों की जानकारी मिल पाती है। क्योंकि मैं इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में नियमित रूप से जाता हूं। एप्लीकेशन उसकी वो शिकायत नहीं करता, और मुझे इस चीज पे अचानक मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी एक दूसरे की शिकायत करता है। लेकिन मैं उसकी एप्लीकेशन को देख करके, उसकी प्रार्थना पत्र को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके समझ सकता हूं कि जमीनी धरातल पर क्या हो रहा है, और जमीनी हकीकत के बारे में मुझे जानकारी मिलती है। और इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस यह आज हम सब का एक सबसे बड़ा हथियार है, और इसका हम बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें संवाद बनाना पड़ेगा। कोई भी थानाध्यक्ष हो, हल्के का दरोगा हो, सर्किल का हमारा इंचार्ज जो डिप्टी एसपी हो, या जिले का
पुलिस अधीक्षक हो या रेंज और जोन के अधिकारी हो, इन सबके स्तर पर अलग अलग तबके के लोगों के साथ एक बेहतर संवाद की स्थिति पैदा करना। अक्सर होता क्या है, पर्व और त्योहार के दौरान हम पीस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, शेष अन्य अवसरों पर हम इन सभी बातों को विस्मृत सा कर देते हैं, भूल से जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब जिले में जा रहे हैं तो एक बार जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर लें, महीने में एक बार आप उनके साथ बैठ जाएंगे। मैं मानता हूं जनप्रतिनिधि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वास्तविक स्थिति के बारे में उसे अवगत कराएंगे तो कोई भी जनप्रतिनिधि गलत कार्य के लिए नहीं बोलता, लेकिन हमें अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम संवाद नहीं करेंगे, हम उनके साथ चर्चा नहीं करेंगे, सही तथ्यों से अवगत नहीं कराएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसके सामने जो पीड़ित आ रहा है वह पीड़ित ही अपनी बात को जब बोलता है तो लोग ये मानते हैं कि यही सच है। और इसीलिए हमें जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद बनाना पड़ेगा, उनके फोन कॉल को रिसीव करना पड़ेगा, हमें समाज से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल के साथ भी संवाद बनाना पड़ेगा, अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों के साथ भी, अलग अलग धर्माचार्यों के साथ, उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ एक बेहतर समन्वय हो। रूटीन का कार्य मत बनाइए, कुछ आप उनके बीच जाइए, कभी वे आपके पास आए, बैठ करके चर्चा हो, एक औपचारिक चर्चा, अनौपचारिक रूप से एक संवाद, डायलॉग, बहुत सारी चीजें आपको जमीनी धरातल की प्राप्त होंगी। केवल मुख्यालय पे बैठ करके हम पुलिसिंग नहीं कर सकते, और इस दिशा से हमें इस संवाद को और प्रभावी करना पड़ेगा। थाना, सर्किल और पुलिस लाइन, इन तीनों में भी बेहतर समन्वय हो। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि घटना घटित होती है कहीं पे, हम थाना इंचार्ज को जवाबदेह बनाते हैं। सर्किल की भूमिका क्या है? सर्किल समन्वय बनाने में कितना योगदान दे पा रहा है? हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम इन तीनों में बेहतर समन्वय बना लें, मेरा मानना है कि यह सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, और इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। पुलिस बल का दोस्ताना व्यवहार और उसकी संवेदना एक कॉमन मैन की समस्या का समाधान तो करता ही है। कॉमन मैन के मन में आपके प्रति एक बेहतर धारणा भी बनता है, और उसको बनाए रखने के लिए, देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, अलग अलग तबके के लोगों से मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को इस बार रूप में देखता हूं। किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है या प्रमोशन होता है, उसके बाद जाता है, या टेन्योर, हमने प्रयास किया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न्यूनतम रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और न्यूनतम है। पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा न्यूनतम इंटरफेरेंस, और न्यूनतम इंटरफेरेंस के साथ साथ आपको कार्य करने की जितनी स्वतंत्रता दी गई है कि आप परफॉर्म कर सकें, इसलिए कि जिससे बिना किसी हस्तक्षेप के, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। और इस दायित्व के दौरान मैं देखता हूं, जब किसी पुलिस अधिकारी के टेन्योर, उसमें हमने स्थिरता भी दी है प्रशासन को। आप देखें, एवरेज एक पुलिस अधिकारी मिनिमम 2 वर्ष तक एक जिले के अंदर अपनी सेवा दे रहा है, रेंज में सेवा दे रहा है। कभी नहीं हुआ, मैं पिछले आंकड़े निकालता हूं, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, कुछ ही दिनों के अंदर फिर वहां से ट्रांसफर हो जाता था, काम ही नहीं मिलता था। जब तक वो समझे, वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझे, तब तक वहां से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। क्या समझता? अव्यवस्था पैदा होती, लेकिन वह स्थिरता प्रशासन में दी गई, पुलिस में दी गई। लेकिन जब किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है
पब्लिक से हमारे बीच में सिफारिश आती है कि साहब अच्छा अधिकारी था, लेकिन जब कोई गलत व्यक्ति वहां से हटाया जाता है, पब्लिक हमें धन्यवाद देने के लिए आती है कि साहब आपने हमारी इस बला को टाल दिया, इसने हमें जीना हराम कर दिया था, बहुत बेकार आदमी था, महाभ्रष्ट था। यानी ये भी चीजें हमें सुनने को मिलती है। दोनों स्थितियों को हम पेश करते हैं। अच्छा अधिकारी को हम पेश होता, हम उनसे कहते हैं अच्छा अधिकारी है इसलिए दूसरी जगह भी तो अच्छे लोगों को काम करना चाहिए, और एक व्यक्ति ने अच्छी न्यूज डाल दी है तो कुछ समय तक ये चलेगी, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अन्य जगहों पर भी अच्छा का लाभ मिलना चाहिए, और वह अच्छे का लाभ देने की दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उसको और सुदृढ़ करें। 3 नए कानून लागू हुए हैं, हमने गत वर्ष जुलाई में लागू किए हैं, और याद रखना ये तीनों जो नए कानून हैं इनकी अवधारणा न्याय पर आधारित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। हर पुलिस कार्मिक के साथ साथ इसके बारे में हमें अलग अलग तबके के साथ में बैठक करके इस इंटरेक्शन को बढ़ाना, और इसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और मेरा मानना है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, और जो हम सबके जीवन का संकल्प है। ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सबके मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म पुलिस मंथन का मिला है। पुलिस मंथन के इस अवसर पर बहुत सारे प्रस्ताव हमारे सामने आए। हम पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। हमने वह समय भी देखा है जब जर्जर, खपरेल और एस्बेस्टस बैरक के नीचे, टूटे हुए बैरक के नीचे हमारे जवानों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और आज आप देखते होंगे कि जनपद के अंदर हाई राइज बिल्डिंग, बहुत सारे जनपदों में सबसे हाई राइज बिल्डिंग पुलिस बैरक की होगी। एक परिवर्तन है, और हर जनपद में, किसी एक जनपद में नहीं, हर जनपद में। हम लोग जब आए थे 10 जनपद ऐसे थे जहां पे वर्षों से 2-2, 3-3 दशक से पुलिस लाइन नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने वह पैसा भी गृह विभाग को उपलब्ध करवाया है, पैसा उन जनपदों को जाए, वहां पर ये चीजें स्थापित होनी चाहिए। पीएससी की जिन कंपनियों को समाप्त किया गया था उनका पुनर्गठन किया गया। पीएससी की महिला बानियों का गठन किया गया। महिला कार्मिकों की संख्या इसमें बढ़े, आज वह 13% से बढ़कर के 36% से ऊपर महिला कार्मिक हमारी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। लगातार उस पर कार्य हो रहा है, और आज एक सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। बहुत सारे नवाचार इस दौरान हुए हैं। प्रदेश सरकार ने जिन चीजों को यहां पर लागू करने का काम किया है, और मुझे लगता है कि साइबर मुख्यालय के बारे में जो हमारी आगे की प्रक्रिया का हिस्सा है, हमें तत्काल इस पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हर पुलिस कमिश्नरेट का अपना एक अच्छा भवन हो, उसके मानकीकरण की दिशा में अविलंब निर्णय लेते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मॉडल थाने शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के होने चाहिए, हमें उसके बारे में अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रदेश के अंदर हमें अन्य कार्यों के साथ ही मिशन शक्ति से जुड़ी हुई
जो महिला बीट अधिकारी हैं उनके लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि यक्स ऐप के साथ तो सब जुड़ेंगे ही, हर कार्य को वे अपडेट करेंगे ही, लेकिन स्कूटी उन्हें उपलब्ध हो और इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, यह आज की आवश्यकता है। बीट लेवल पर जो हमारे आरक्षी काम करेंगे उनके पास उस प्रकार के संसाधन हो जिससे उसे आज के समय में केवल उधार के बल पर या साइकिल से अपनी यात्रा तय करने के लिए मजबूर न होना पड़े या अन्य गलत स्रोत से वह पैसा न आहरित करें। इन सभी बातों को हम ध्यान रखें, इन पर हम लोग अवश्य विचार करके तत्काल हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। और मेरा मानना है कि जो 2 दिवसीय पुलिस मंथन का एक कार्यक्रम है, यह एक बहुआयामी और बहुपक्षीय सत्रों के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र रहा है और इसको हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पार्ट बनाना चाहिए। हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो विषय हमने लिए हैं, हर वर्ष वो विषय लेने आवश्यक नहीं, हां समय समय पर जो भी यहां की जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। संबंधित विभागों के द्वारा उसको फॉलोअप, कितना हम आगे बढ़े हैं उस पर चर्चा करना। पुलिस महानिदेशक के स्तर पर निरंतर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से अवगत कराते रहना और किसी स्तर पर कोई बैरियर है तो उस बैरियर को हटाने की तैयारी करना ससमय, जिससे हम समय रहते हुए जो चीजों पे चर्चा हुई है वह केवल आज यहां पर सामान्य आचार ही नहीं बल्कि केवल विचार के स्तर पर नहीं बल्कि उसको व्यवहारिक स्तर पर भी हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। और प्रयास होना चाहिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसे ही शनिवार रविवार के दिन 2 दिन का समय लेकर के अगर हम इस पुलिस मंथन के कार्यक्रम को अलग विषय के साथ साथ और अलग अलग सक्सेस स्टोरी को भी उसके साथ समाहित करें। जैसे कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हुए थे। सीपी आगरा ने आगरा की उस घटना का उल्लेख किया था जो वहां पे कन्वर्जन के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। यह उदाहरण आंखों को खोलने वाला है, एक जगह का नहीं, अनेक जगहों पर इस प्रकार की चीजें मिलेंगी और केवल कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और पहले से ये प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले भी कहा कि टाइम एंड स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस 2 दिवसीय पुलिस मंथन के लिए पुलिस महानिदेशक और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने और उन एक्सपर्ट्स को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण को यहां पर बेहतरीन तरीके से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया है। और मैं बधाई देता हूं अपने उन अधिकारियों और जवानों को जिन्हें आज यहां पे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया है। उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं।